नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष के इस हाई वोल्टेज शुद्ध पॉलिटिकल शो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं पहला सवाल ऑडियंस से पूछूंगा। आप लोग ये बताइए कि देश का वो कौन सा नेता है जो भारत में, विदेशों में, फेसबुक में या ट्विटर पर सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, जिसके सबसे ज्यादा फैंस हैं? बताइए। जी हां, जाहिर है नरेंद्र मोदी। वैसे तो हमें पूरी उम्मीद है कि जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी टीवी 9 के इस हाईटेक स्टूडियो में आएंगे, लेकिन आज के शो में हमारे मेहमान नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि बीजेपी के एक ऐसे नेता हैं जिनके खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फैन हैं। ऐसे वैसे फैन नहीं है, खुद प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं कि वो उनकी हर सोशल मीडिया पोस्ट को पढ़ते हैं। कोई अंदाजा लगाएगा कि वो नाम कौन है? चलिए मैं आपको बता ही देता हूं। स्वागत करिए तालियों के साथ नागालैंड बीजेपी के अध्यक्ष, नागालैंड सरकार में मंत्री, बीजेपी के जोशीले और तेजतर्रार प्रवक्ता, जो राजनीति में है गुनी, सोशल मीडिया पर जबरदस्त फनी। वैसे तो आदमी है बहुत सख्त, लेकिन अपने गुरुजी यानी नरेंद्र मोदी के हैं बहुत बड़े भक्त। जोरदार तालियां तेमजिन इम्ना ओलोंग के लिए। स्वागत है आपका। स्वागत है, आइए बैठिए। मेरे 5 सहयोगी हमारे साथ हैं, सुमेरा हैं, सुरभि हैं, प्रतिमा हैं, निधि हैं, अंजलि हैं। आपसे मेरे सहयोगी और मैं जो सवाल पूछेंगे उससे पहले स्क्रीन पर यहां पर मैं चलता हूं, आपको और दर्शकों को एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूं। जरा इस वीडियो को प्ले करिए जरा। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन में जब उतरा तो हमारे नागालैंड प्रदेश से भी ज्यादा आबादी वहीं देखा। हम तो वहीं चौक गया। छोटे आंख होने से एक फायदा है, गंदगी कम घुसते हैं। कोई लोग ये फैला दिया कि नागा लोग आदमी खाता है, वो खाता है, और हमको देख के तो और ज्यादा शक होने लगा। जोरदार तालियां हो जाए इस पर। वैसे तो आप नागालैंड के टूरिज्म और हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर हैं, लेकिन आपके फैंस आपको वायरल मिनिस्टर भी कहते हैं। जो कहते हैं, जो लिखते हैं, सब वायरल हो जाता है। भगवान का कृपा है, भगवान का कृपा है कि हमारे ख्याल से लोगों को हमें पसंद है और हम लोगों को पसंद है, तो थोड़ा बहुत वायरल हो जाना जरूरी भी है। जरूरी भी है? जरूरी भी है। क्या फर्क पड़ता है वायरल हो जाने से? नहीं, आज के समय में थोड़ा सा हंसना, थोड़ा सा अपने आप के ऊपर हंसना और अपनी उपलब्धियों को सही तरीका से लोगों को पहुंचाना, वो बहुत जरूरी है। सही बात है। और इतना सीरियस रहते हैं सब लोग, हमारे एंकर्स को देखिए इतना सीरियस है, मगर हम सबों को कुछ ना कुछ वजह मिलना चाहिए लोगों के साथ चलने में और खुशी से एक दूसरों के ऊपर अच्छे सोच लेके बढ़ाने में इच्छा रखना चाहिए, तब सब कुछ सुंदर हो जाते हैं। ऑल इज वेल हो जाता है। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल हो जाता है। मैं सवालों की शुरुआत करूं उससे पहले एक फैन का जो बयान है यहां पर, वो आपको दिखाना चाहता हूं। यहाँ के हमारे बीजेपी प्रेसिडेंट तेमजिन इम्ना की बातें आज पूरा देश सुनता है, मजा लेता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वे नागालैंड और नॉर्थ ईस्ट को शानदार तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं भी सोशल मीडिया में उनको हमेशा देखने का तो कोशिश करता हूं। अब आप ये बताइए मुझे, आपने ऐसा क्या मैजिक, क्या करिश्मा किया कि प्रधानमंत्री जी को ही अपना फैन बना लिया आपने? वो हमारे गुरुजी हैं, मैं उनका फैन हूँ, वो ना कि वो मेरे फैन। वो हमारे शब्दों का कमियां हो जाते हैं उनके बारे में बोलने के लिए, क्योंकि वो हम जैसे व्यक्ति को भी, हम जैसे कार्यकर्ता को भी वो एक बहुत बड़ा वजूद देते हैं और सामर्थ्य देते हैं। उनकी एक लाइन के कारण हमारा जिंदगी झिंगालाला हो गया, तो आप सोच सकते हैं। आज आपने भी बुला लिया उसके कारण, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनको। आपकी उनसे पहली मुलाकात कब हुई थी और क्या हुई थी वो मुलाकात? नहीं, कौन से समय में मुलाकात हुआ वो तो मैं तारीख और समय नहीं बोल पाऊँ। कोई बात नहीं, मगर संगठन के विषय में काफ़ी कार्यक्रम होते हैं, तो मैं हमेशा देखता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा
लोगों से ज़्यादा क्यूट हूँ, तो वो देखते सुमो आप भी आ गया क्या, सुमो ठीक हो ना, तो इतने में हम। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि आप क्यूट हैं सुमिरा। वाकई आप क्यूट हैं, लेकिन एक ये बात बताइए कि नागालैंड से आप आते हैं तो सब जानते हैं, लेकिन आप बहुत लंबे समय तक मुंबई और पुणे में भी रहे हैं, तो आपकी जो कहानी है वो हमारे दर्शकों को बताएं कि नागालैंड से, मुंबई से पुणे और फिर वापस नागालैंड की कहानी क्या है। ऐसा तो कुछ नहीं था कि मैं बम्बई में ही रहूँगा। हम लोग बम्बई बोलते हैं, मुंबई आजकल आप लोग बोलते हैं। और पुणे में इत्तेफाक की बात थी कि मैं पुणे में भी करीबन 2 साल रहे, वाडिया में था। और एक फिल्म देखा था मैंने, अजनबी, वो नागालैंड में देखा था। थोड़ा जब अभी भी युवा ही हूँ, मगर मुझे कल परसों मालूम पड़ा कि यहाँ मंत्रालय में युवा सिर्फ 29 साल की उम्र तक को युवा बोलते हैं। हमारे यहाँ युवा 50 साल तक को युवा बोलते हैं। तो अभी भी युवा ही हूँ, उस समय और छोटा युवा था। तो उस समय अजनबी फिल्म देखा था, सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार वाला। राजनीति में 75 भी युवा ही है, तो आप जानते हो, और भी युवा है अभी तो बहुत। मोदी जी, गुरु जी से युवा कौन हो सकते हो। और जी, तो अजनबी पिक्चर देखा था मैंने, अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी को देखा, शिल्पा शेट्टी को भी देखा था, और हमारे ख्याल से रवीना टंडन भी थे उस फिल्म में। तो एक्चुअली बम्बई जाने का इच्छा वो अजनबी फिल्म के कारण, उन बिल्डिंगों को देखने के लिए और उन स्थानों को देखने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा इच्छा था। तो यहाँ से बम्बई पहुंचा। बात बताइए, अजनबी फिल्म के कारण या रवीना टंडन और शिल्पा शेट्टी के कारण? वो सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार, उस समय उन दोनों को ही तो देखने का कौन इच्छा रहेंगे। तो उस समय रवीना टंडन और शिल्पा शेट्टी, देवर वन ऑफ द बेस्ट। तो उनको भी देखने का इच्छा था, तो उनको मिल तो नहीं पाया, और बम्बई में रह के वहाँ कुछ नौकरियाँ किया और चौपाटी में कुछ धंधा किया। तो धंधा की सब मतलब अंडे बेचने का काम भी करके देखा है हमने। लेकिन देखिए, आप कितनी अच्छी बात है कि शिल्पा शेट्टी और रवीना से मिलने के लिए आप मुंबई गए, और अब लोग नागालैंड आते हैं आपसे मिलने के लिए। जोरदार तालियां हो जाए इसके लिए। आप वहां के टूरिज्म मंत्री भी हैं, लोग आपसे तस्वीरें खिंचवाते हैं। प्रतिमा, इंडियन जी, सवाल मेरा ये है कि अपनी राजनीति को आप नागालैंड तक ही सीमित रखना चाहते हैं, दिल्ली आने का भी इरादा? नहीं, दिल्ली बहुत बड़ा राजधानी है, सारे देश का राजधानी है। अभी भी तो दिल्ली तो हूँ, आने जाने में तो आ जाता हूँ, चला जाता हूँ, मगर अभी नागालैंड में ही रहे तो ठीक है। आप जब पहली बार दिल्ली आए थे तब क्या हुआ था वो पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूं, आप ही की जुबानी, फिर मैं आपसे पूरा किस्सा सुनूंगा। मैं चाहूंगा जरा इसको यहां पर प्ले ऑन करिए जरा, और जरा जोरदार तालियां बजाइएगा इसको लेकर। प्ले ऑन करिए जरा। 1999 में जब पहले बार दिल्ली आया, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन में जब उतरा तो हमारे नागालैंड प्रदेश से भी ज्यादा आबादी वहीं देखा। हम तो वहीं चौंक गया, और वो लोग कहते थे कि नागालैंड कहाँ है, वहां जाने के लिए वीजा चाहिए क्या, और कि कोई लोग ये फैला दिया कि नागा लोग आदमी खाता है, वो खाता है। और हमको देख के तो और ज्यादा शक होने लगा। क्या आप नहीं सुनना चाहेंगे कि पूरा किस्सा क्या है? हाँ या ना? क्या आप नहीं सुनना चाहेंगे पूरा किस्सा क्या है? ओके, क्या है पूरी कहानी, बताइए जरा हमें। गुवाहाटी से हमारे ख्याल से ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस करके एक ट्रेन था, तो 3 दिन 3 रात ट्रेन में बैठ के आ गया। मैं अकेला था उस समय, और दीमापुर रेलवे स्टेशन छोड़ने के बाद दिल्ली रेलवे स्टेशन, उस समय पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन में जब ट्रेन से उतरा, क्यों नहीं चौंकेंगे। नागालैंड में अभी भी 10,000 की अगर कोई समूह जोड़ाना चाहे आप, वो बहुत ही असंभव बात है। वो अलग बात है कि मोदी जी के कार्यक्रम में आ जाते हैं लोग, उनको प्यार करते हैं तो आ जाते हैं, मगर जब पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन में 1999 में उतरा, मुझे मालूम नहीं था कि मैं कहाँ उतर गया। पीछे में एक बैग था लंबा सा, साइड में एक बैग पकड़ के था, एक वो हवाई वाला शर्ट लगाया हुआ था, लॉन्ग हाफ पैंट एक इतना तक का पहन के उतरा। और वहां तो मतलब जिंदगी में इतना आदमी एक साथ कभी नहीं देखा। वहां तो इतना प्लेटफॉर्म था कि किस तरफ निकल के जाए। अब पूरा बात तो मैंने नहीं कहा इस कार्यक्रम में, मैं वहां खो भी गया था कि किस तरफ से निकलना है वो भी मालूम नहीं था। सैकड़ों लोगों को पूछना पड़ा कि हमको किस तरफ निकलना है,
और निकलते निकलते ऐसा एक जगह निकला, मैं खुद नहीं जानता हूँ आज की कौन सा जगह में निकला। उसके बाद एक सरदार जी का ऑटो में बैठ के मैं गोविंदपुर एक्सटेंशन पहुंचा। बड़ी कठिन चुनौती रही, लेकिन एक बात बताइए, अब आप दिल्ली आते हैं तो कैसा लगता है? क्योंकि दिल्ली की आबादी 3.5 करोड़, पूरे नॉर्थ ईस्ट की आबादी का करीब 70%। ज्यादा ही होगा दिल्ली में, सेंसस कम होता है ना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोई सुझाव देना चाहेंगे आप? नहीं, सचमुच भी वो आम आदमी जैसा तो लगता है, और हमारे ख्याल से पूर्वोत्तर के लोगों को वो थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। उनका भी अच्छे काम है, हम लोग मानते हैं ये बात, जी। मगर हर एक चीज सिर्फ राजनीतिक रूप से वो नहीं लेना चाहिए। बड़ा पॉइंट रखा आपने निधि। तेमचंद जी, आपने क्योंकि दिल्ली की बात की, तो आप नागालैंड के शिक्षा मंत्री हैं और दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि पूरे देश को उनके एजुकेशन सिस्टम से सीखना चाहिए, तो आप सीखना चाहेंगे? वो गलत बोल रहे हैं। केजरीवाल जी दिल्ली की शिक्षा के विषय में वो अच्छा कर रहा होगा, मगर इस देश इतना अलग है, डाइवर्स है, कि मैं उनको कहना चाहता हूं कि नागालैंड की शिक्षा की तरह वो कर सके तो वो बहुत बड़ा बात होगा। वो सीख, हाँ, मिसाल के तौर पे चुनौतियां बहुत है, यहाँ चुनौतियां इतना नहीं है। सब बड़े बड़े घरों में रहते हैं, सबके पास उपलब्धि है, पैसा है, सबके पास। उनका म्युनिसिपल का बजट नागालैंड का 3 गुना 5 गुना बजट है। आप एक चीज बताइए मुझे, कांग्रेस की विचारधारा को आप कैसे देखते हैं? राहुल गांधी को आप कैसे देखते हैं? नहीं, राहुल गांधी एक युवा नेता है और वो भी नेता है, बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं, हाँ? और हम लोग सब उनके साथ हैं उन चीज़ों में, तो मगर थोड़ा समय हमारे ख्याल से लगेगा। क्या, जैसे हमको भी थोड़ा समय चाहिए, उनको भी थोड़ा समय चाहिए। और कांग्रेस के बारे में क्या बोलना है, देशवासी सब जानते हैं, उन्होंने भी 50 साल से अधिक राज किया है, और हमारी मोदी जी 9 साल में क्या किया है वो भी हम सब जानते हैं। आज राजनीति है बोल के एक दूसरों के ऊपर सिर्फ लंचन करके कुछ बोलना जरूरी भी नहीं है। अच्छा, आपने सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की तारीफ की थी, मैं जरा वो दिखाना चाहता हूं, एक बार आइए। अब ये आप मुझे बताइएगा कि वो एक सटायर था, व्यंग था या तारीफ थी? जरा इसको प्ले ऑन करिए। यहां पर मानना पड़ेगा, फोटो तो अच्छी है, कॉन्फिडेंस और पोज भी नेक्स्ट लेवल का है। ये राहुल गांधी के फोटो पर आपने लिखा था, जरा जोरदार तालियां हो जाएं, कॉन्फिडेंस और पोज भी नेक्स्ट लेवल का है। ये कौन से कॉन्फिडेंस और पोज की आप बात कर रहे थे? आपने खुद देखा तो ये सटायर तो नहीं था, ये तारीफ थी। तारीफ था। अच्छा, हर एक चीज सिर्फ सटायर क्यों करना है? समझने वाला समझता है। उनका पोस्ट को देखिए, कितना बढ़िया पोस्ट है। हम तो वैसा नहीं कर सकते, वो तो किसी तरफ से भी पोस्ट करे, अलग अलग तरीका का पोस्ट है। आजकल अन्य पोस्ट देख रहे हैं हम लोग, उनकी पोजीशंस की पोस्ट। मुझे तो फोटो किस तरफ से भी ले, गोलमोल ही देखेंगे आप। तो हमें तो पोस्ट लेने का मौका नहीं है। अंजलि, कमिंग टू यू। तेमचंद जी, काफी बेबाकी से आप सभी सवालों का जवाब दे रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी के बारे में बात हो रही है, तो मेरा सवाल राहुल गांधी को लेकर के ही है। अभी आपने देखा कि राहुल गांधी के लिए बड़ी मुसीबत हो गई, लोकसभा सदस्यता भी चली गई, उनका बंगला तक चला गया। आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी की इस लड़ाई में उनको पब्लिक की सिंपैथी भी मिल रही है? आपका क्या मानना है? नहीं, देखो, हमारे देश का यही सामर्थ्य है कि सब कुछ सब कोई को मिलता है जी। और उनके साथ जो भी वो बीत रहा है, या तो उनके कारण है, पब्लिक के कारण तो नहीं है। मगर हमारे देश के लोग ऐसा है कि सब चीजों के ऊपर मन देते हैं और उनको उस चीज का मन भी मिल रहा है। मगर उन्होंने जो बात किया वो तो गलत किया ना। हमारे ख्याल से आप एंकर लोग ही उनके पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन हकीकत यह है कि लोगों के साथ कनेक्ट बनाने की उन्होंने एक कोशिश की है। इस बात को आप मानेंगे? भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जो उन्होंने करा। अब भारत जोड़ो यात्रा की अगर बात आती है तो उनका टारगेट है कि इसकी शुरुआत नॉर्थ ईस्ट से की जाए। लगता है आपको कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को अपने साथ कनेक्ट करना उनके लिए उतना आसान होगा जो हमने हालांकि समर्थन के तौर पर साउथ इंडिया में देखा? नहीं, राहुल जी को साबित करना पड़ेगा। सिर्फ जाके हाथ मिलाने से नहीं होता। अब मैं थोड़ा सा लाइट करता हूं, मैं एक रैपिड फायर आपको दिखाने जा रहा हूं। आप अपने वन लाइनर्स, अपने सटायर, अपने व्यंग के लिए जाने जाते हैं। एक तस्वीर आएगी, उस तस्वीर पर एक लाइन में आपको कुछ बोलना है, जो आपके मन में आता है, पहला थॉट आपको बोलना है। जोरदार तालियां हो जाएं।
ये लाइव टेस्ट है आपके सटायर का। जरा प्ले ऑन करिए पहली, और हर जवाब के बाद तालियां जोरदार होनी चाहिए। जरा प्ले ऑन करिए। पहला फोटोग्राफ क्या है ये देखिए, बताइए। इस पर आपकी वन लाइन क्या होगी? वही वन लाइन है। वो देख के तो मुझे थोड़ा सा हंसी आया, खुशी हुआ। ठीक है, यही वन लाइनर है आपके। ओके, नेक्स्ट दिखाइए, चेंज करिए। अगली तस्वीर जो है वो दिखाइए। इस पर क्या कहेंगे आप तेमचंद जी? वंडरफुल। ओके, तीसरी तस्वीर, प्लेट ऑन। अब इस तस्वीर का कैप्शन क्या देंगे आप? इसके लिए कैप्शन मिलना ही बहुत मुश्किल है। उसकी क्या वजह है, मैं जान सकता हूं? मैं कल रात को ट्वीट कर दूंगा। अब मैं आपको अगली तस्वीर दिखा रहा हूं, जरा प्ले करिए इसको जरा यहां पर। अगली तेमचंद जी। क्रेजी। ओके, तालियां थोड़ी कम आ रही है बट नेवरदलेस। अगली तस्वीर देखिए तेमचंद जी, क्या है? वाओ, ओके। मैं एक लाइन की उम्मीद कर रहा था, आपने आधे वर्ड में ही निपटा दिया। चलिए नेक्स्ट तस्वीर दिखाइए। आई थिंक नॉलेजेबल, ओके। अगली तस्वीर मेरी फेवरेट भी है, इस पर क्या कहेंगे आप? सिंपल। ओके, अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, थोड़ा सीरियस सवाल है ये। पिछले एक महीने से, बल्कि एक महीने से थोड़े ज्यादा से, मणिपुर के हालात खराब हैं। कभी शांति होती है, कभी फिर से उपद्रव शुरू हो जाता है, कभी फिर से चीजें ठीक हो जाती हैं। मणिपुर की समस्या का क्या समाधान दिखता है आपको? मणिपुर की जो स्थिति है अच्छा नहीं है। समाधान वहां के लोगों को ही करना पड़ेगा। सरकार मेहनत कर रहे हैं, मगर वहां के लोगों की सोच विचार में पहले तो उनके बीच में शांति बनाने का इच्छा जागृत होना चाहिए। नहीं, लेकिन एक बात बताइए, जो हो रहा है कि वहां के लिए सिर्फ लोग जिम्मेदार हैं, सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देने से मना कर दिया है। बार बार ये स्टेट सब्जेक्ट में आता है ना, ये तो लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। मुख्यमंत्री जो हैं वो, क्या ये उनका फेलियर नहीं दिखाई दे रहा है? मैं मणिपुर का वासी नहीं हूं, मगर मैं देख रहा हूं, उन्होंने कोशिश किया था, मगर उनका भी एक समूह है, उनका भी एक ग्रुप है, जैसे कि वो मैतेई कम्युनिटी से, वो लोग नहीं चाहते कि वो इस्तीफा दे, इसलिए पूरा हलचल हो गया। तो उन चीज़ों को रख के हमारे ख्याल से उन्होंने इस्तीफा वापसी कर लिया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं जिसको लेकर चर्चा काफी दिनों से चल रही है, और वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक देश एक कानून। क्या ये कानून होना चाहिए? आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं कि हर एक राज्य यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए परस्यू करेंगे, मगर वो कॉन्स्टिट्यूशन ये भी है, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट नहीं हूँ, मगर सब लोगों को लेके चले। जैसे कि हमारे पूर्वोत्तर में हमारी आदिवासी समूह जो है, उनकी संस्कृति, उनकी सोच विचार, उनकी धर्म को समझ के, अगर गलत नहीं है तो उन चीज़ों में हमारे ख्याल से भारत सरकार उन चीज़ों को समझते हैं और उन चीज़ों को बचा के भी। नागालैंड से आप हैं, नागालैंड में फिर धारा 371A का क्या होगा? धारा 371A जो है, नागालैंड के लोगों के लिए एक सेफगार्ड है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग ऑफ पार्लियामेंट। इसको प्रिजर्व करना होता है, क्योंकि नागा लोग जो है वो बहुत समय के बाद इस देश की राष्ट्रीय विचारधारा के साथ जोड़ने का कोशिश में अभी भी चल रहा है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में, चूंकि आप वहीं से आते हैं, नॉर्थ ईस्ट में कई सारी जनजातियां हैं और उनको विशेष अधिकार भी संविधान में मिले हुए हैं। जैसे खासी समुदाय की बात कर ले, मेघालय में है, और वहाँ पर मैट्रियार्कल सिस्टम फॉलो होता है, मातृकुल है। जो संपत्ति का अधिकार है वो बेटियों को मिलता है, बेटों को नहीं मिलता है। इस पर आपकी क्या विचार? देखो, एक चीज होता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, और जो मैं हमेशा कहता हूँ दिल्ली में हमारे दोस्तों के बीच में बहुत सारे मंत्रालय जाता हूँ, गाइडलाइंस बहुत होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक गाइडलाइन है। गाइडलाइन लोगों को वंचित होने के लिए गाइडलाइन नहीं हो सकते हैं, गाइडलाइन लोगों को इंक्लूसिव करने के लिए गाइडलाइन होते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत अच्छा सिविल कोड है, मगर हमारी डाइवर्सिटी को भी प्रिजर्व करना, उसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के आधार में
हम लोगों को भी प्रिजर्व करना पड़ेगा, और उस चीज के लिए हमारे ख्याल से अभी तो बातचीत ही चल रही है। वैसे बहुत अच्छी बात बोल दी है, मैं ताली इसके लिए खुद ही बजा देता हूँ कि गाइडलाइंस जो होती हैं वो इंक्लूसिवनेस के लिए होती हैं, ना कि उसको लीव आउट किया जाए। खैर, बहुत सीरियस बातें हो रही हैं, मैं आपको एक बयान दिखाना चाह रहा हूँ ऑन अ लाइटर नोट। आइए जरा यहाँ पर, और ये बयान देने के बाद आप पूरे देश में एक बार फिर वायरल हुए थे, जरा दिखाइए वो बयान। हमारी आंख भी छोटा है मगर देखने में बहुत अच्छे तरह से देख सकता हूं। छोटे आंख होने से एक फायदा है, गंदगी कम घुसते हैं, और बहुत कभी कभार मंच में बैठे हुए लंबा जब कार्यक्रम चलते हैं, हमने एक तरीका से सो भी जाते हैं, तब किसी को मालूम नहीं पड़ते कि वो सो रहे या जाग रहे। ये जो आपका बयान था, इस मंच पर तो आप अभी तक नहीं सोए, मैं देख रहा हूं आपकी आंखें, बड़े ध्यान से देख रहा हूं। लेकिन कभी ऐसा हुआ है कार्यक्रम में आप थोड़ा सा सो गए हो? बहुत बार हुआ। क्या? संतोष जी को मत बोलना। वैसे मजाक मजाक में एक मुद्दा जरूर ये उठा था, और वो मुद्दा आपके ताजमहल यात्रा से जुड़ा है, वो भी मैं आपका जरा दिखाना चाहूंगा। आइए जरा इस बार ताजमहल यात्रा से एक बार सुन लेते हैं क्या कहा था उन्होंने ताजमहल यात्रा को लेकर। जरा प्ले ऑन करिए इसको यहाँ पर। हम 1999 में ताजमहल देखने गए थे। उस समय आम आदमी की लाइन में हमारे देशवासियों के साथ हम भी जोड़ गए। इतना लंबा लाइन में रुकने के बाद जब काउंटर पहुंचा, मुझे 2 आदमी लेके दूसरा लाइन में लेके गया। मुझे मालूम नहीं था, मगर उस समय में घुसने के लिए $20 लेते थे। तो $20 तो जिंदगी में हमको उस समय में मिला भी नहीं और देखा भी नहीं था। तो उस तरह होके मुझे बहुत कन्विंस करना पड़ा कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम नागालैंड से हैं। ये तो वाकई में मेरे लिए बड़ा चिंता का विषय जो आपने मुझे बताया अभी, कि इस तरीके से हुआ था। पूरा किस्सा क्या है, जरा बताइए हमें। नहीं, तो उस समय युवा थे, बहुत जवान थे, और प्रेम करना कौन नहीं चाहते। तो हम भी उस प्रेम की निशानी को देखने के लिए चल पड़ा। यहाँ से टैक्सी उक्सी करके 2-3 दोस्त लोग हम लोग चला गया, और जिस तरह अन्य देश के लोग वहाँ लंबे लंबे काउंटर मतलब लाइन होते थे काउंटर पहुँचने के लिए, हम भी वहाँ खड़े हो गए। तो करीब इतना मई के महीना था हमारे, मई या जून के महीने में, तो काफ़ी गर्मी, उसके साथ पसीना के बाद करीबन 40-45 एक घंटे के बाद वो लाइन पहुँच गया। तो मुझे देखते ही जो काउंटर में 2-3 व्यक्ति थे, तो उन्होंने टिप्पणी दे दी इसको वहाँ लेके चलो। तो 2 व्यक्ति बोला यहाँ हो करके हमको वहाँ साइड में लेके चला गया। दैट वाज द टूरिस्ट काउंटर जो विदेशियों के लिए था। तो उस समय हमारे ख्याल से 30 या 35 रुपया प्रति डॉलर होता था। तो बोला कि $20 दो। मैं बोला मैं नागालैंड से हूँ। उनको मालूम नहीं था कि नागालैंड कहाँ था। तो आप सोच सकते हो कि मुझे क्या बोलना पड़ा, कन्विंस करना पड़ा। आपने कैसे कन्विंस किया उनको? पैन कार्ड कहीं कहीं से निकालना पड़ा। उसके बाद मैं बोला कि असम के बाद नागालैंड आता है। हाथ भी ऐसा करना पड़ा, असम के बाद नागालैंड आते हैं। पूर्वोत्तर के बारे में बोले तो पहले तो सिर्फ बंगाल तक जानते थे, धीरे धीरे असम के बारे में मालूम है, वो चाय के कारण। उसके बाद तो देश ही खत्म हो जाता था। नागालैंड, अरुणाचल, मिजोरम तो नाम ही नहीं था। सर, आप 90 के दशक की बात ये बता रहे हैं जब आप आगरा गए थे और आपको ये फेस करना पड़ा। अब 2023 में हम हैं, हमारे भारत में भारतीयों के साथ क्या अब भी नस्लभेदी टिप्पणियां या भेदभाव किसी किस्म का होता है, या पूर्वोत्तर में इस तरह का कोई सामना होता है उन लोगों को? नहीं, होता है, थोड़ा बहुत तो होता है। वो चीज़ हम सब लोगों की मानसिकता को नहीं बदल सकते हैं। कहीं भी हो, सोच विचार अपना अपना होता है, और हमारे पूर्वोत्तर के लोगों को यहाँ भी तकलीफ होता है। उसी तरह बहुत हमारे देश, विभिन्न देश के लोग हमारी पूर्वोत्तर के स्थानों में भी, उनको भी तकलीफ होता है। नहीं, लोग आपके पास आते हैं, एग्जाम्पल? यस, आते हैं, और कुछ भी होता है तो मुझे तो टैग जरूर करते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म में। तो और मैं ये अपील करूंगा कि जो लोग भेदभाव कर रहे हैं वो बिल्कुल ना करें, क्योंकि नागालैंड के पास, अब मैं जरा वहां चलूंगा, एक सुपर हीरो है। आप शायद समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं, और उस सुपर हीरो का नाम है टी मैन। टी मैन, क्या आप जानते हैं वो कौन है सुपर हीरो? मैं दिखाता हूं, प्ले ऑन करिए। टी मैन।
अब ये टी मैन क्या है? ये देख के तो पूरा आप ही के जैसा लग रहा है। मैं ही हूं, मगर डिजिटली उड़ पाता हूं, न्योने से नहीं उड़ पाता हूं। हाँ, चल वैसा थोड़ा कर लेते हैं। हम देख रहे हैं कि ये टी मैन की स्मृति ईरानी जी भी बहुत जबरदस्त फैन हो गई हैं। हाँ, मैं भी उनकी फैन हूं। एक बात बताइए कि ये आपने कहा था, किसने फैला दिया ये कि नागालैंड के लोग आदमी खाते हैं? आपने, मैंने एक बयान सुना था आपका। नहीं, सत्य बात बोल रहा हूं मैं। क्या बात कर रहे हैं? मैं जब पहले दिल्ली आया था 1999 में, और मैं गोविंदपुरी एक्सटेंशन में गली नंबर 13 में रहते थे। एक सरदार जी थे, उनकी किराए की मकान में हमारे मामा जी के साथ में रहते थे। तो गन्ने के रस पीने का मुझे बहुत शौक था। हमारी तरफ में वो नहीं मिलता था, या तो डिमापुर में कभी कभार होता था। तो वो गली के अंत में एक गन्ने के रस वाला दुकान चलाते थे, तो बर्फ़ लगा के शीशा में एकदम हिला के मुझे पीने। तो बहुत बार वो बात करने के लिए कोशिश करते, मैं भी थोड़ा बहुत बातचीत कर लेते थे, क्योंकि आप समझ सकते हो कि मैं उस जगह से आया हूँ जहाँ ऐसे वातावरण कभी नहीं देखा। तो हम भी थोड़ा मन में बहुत सारी शंकाओं को रख के मैं लोगों के साथ मेल मिलाप करते थे उस समय। तो ऐसा भी अभी भी मोटा है, उस समय में भी थोड़ा ऐसा ही था। तो लोग हमें बातचीत करने आ जाते हैं वहाँ, तो पूछते थे आप लोग, और सिर्फ एक जगह नहीं, बहुत सारे स्थानों में, कि आप लोग क्या क्या खाते हैं? तो बोलता है आप लोगों की तरह ही सब कुछ खाता है, मतलब खाना चावल खाता है, ज़्यादातर चावल खाते वहाँ। तो सुना कि वहाँ तो आदमी खाते। मुझे पूछ रहे, बोला हमको तो मालूम नहीं है, ये तो हमारे लोग आदमी तो नहीं खाते। तो बहुत सारे लोग, एक समय था जब नागालैंड में बहुत सारे विषयों में लड़ झगड़ने का इश्यूज थे। उस समय बहुत लोग आने जाने, अफवाहें फैल जाते हैं। अब ये जो नागालैंड को लेकर जो इंफॉर्मेशन और जो अफवाहें फैली थी उस जमाने में, पहले तो क्या वो अभी भी हैं, और क्या क्या अफवाहें होती थी तब? वो नहीं, वो थोड़ा सा सत्य, थोड़ा सा ज़्यादा झूठ, और कहानियाँ मज़ेदार। जनजाति जो है, वहाँ के आदिवासी जनजातियाँ हैं, 17-18 जनजातियाँ हैं, तो ज़्यादातर वहाँ तामसी खाना खाते हैं हमारे लोग। तो कंप्लीट पिक्चर ये हो जाता है कि हाँ, ये लोग सब कुछ खाते हैं, आदमी भी खाता है। और हमें ये प्रॉब्लम हो गया, ये लोग सोच रहे हैं कि मैं भी आदमी खाता हूँ। तो और शक मुझे क्यों नहीं करेगा? लोगों से थोड़ा और बड़ा, और गन्ने की जूस खूब पी रहे हैं ना। तो एक उनका ही स्टीरियोटाइप नहीं, मेरा भी स्टीरियोटाइप था कि ये लोग हमारे बारे में ये सोच रहे हैं। तो ज़्यादातर उस कारण मैं घर से ज़्यादा नहीं निकलता था। मतलब आपकी फेवरेट कुजीन क्या है वैसे? क्या खाते हैं आप? पसंदीदा क्या है? सब कुछ खाता हूँ, सब्जी अच्छा लगता है। अब उसमें टिप्पणी मत देना। नहीं, लेकिन एक जगह टिप्पणी मैं दूंगा। अभी मैंने टी मैन दिखाया था, लेकिन टी मैन जो है वो कसरत क्यों नहीं करना चाहते हैं? नागालैंड जैसा वातावरण में रह के कसरत ही होते रहते हैं। मैं एक मिनट कुछ दिखाना चाहता हूं, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। एक बार दिखाइए। अब ये दर्शकों को समझा देते हैं कि सुपरस्टार अक्षय कुमार और तिमजन जी के बीच में क्या बातचीत हुई। प्ले ऑन करिए इसको यहां पर जरा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये देखिए, अब आप ये देखो, क्या देखो, आई एम नॉट वीआईपी, आई कम अर्लियर देन ऑडियंस, इंस्पायर्ड बाय अक्षय कुमार। ये देखिए, अब इन्होंने लिखा कि देखो मैं वीआईपी नहीं हूं, लेकिन मैं जल्दी आता हूं, अक्षय कुमार जी से इंस्पायर्ड हूं। इन्होंने लिखा, अक्षय कुमार ने, हा थैंक यू, आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय योर सेंस ऑफ ह्यूमर। इन्होंने इसका जवाब दिया कि मैं आपके सेंस ऑफ ह्यूमर से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूं। पहले जोरदार तालियां हो जाए। देखिए, ये तो समझ में आया मुझे, ये पूरी स्टोरी। वैसे अक्षय कुमार से आपकी मुलाकात हुई? नहीं। अब आप शिल्पा शेट्टी को देखने जाएंगे तो कैसे उनसे मुलाकात होगी? अभी शिल्पा शेट्टी जी चला गया, कोई और ले लिया तो नहीं चलेगा। लेकिन ये कसरत वाला मामला क्या है, ये बताइए। नहीं, कसरत करने में ज्यादा मुश्किल तो है नहीं, मगर मुश्किल बहुत है। मैं आजकल थोड़ा बहुत योगा से इंस्पायर हूं, मगर 1-2 कार्यक्रम ही कर पाता हूं, और कोशिश चल रहा है, धीरे धीरे से बढ़ेंगे। वैसे आपने योग दिवस वाले दिन योग किया था? हाँ, रात को तो 4 आदमी मिला के मालिश किया मुझे। सत्य बात बोल रहा हूँ।
कौन सा आसन आपका फेवरेट है? वैसे नहीं, मुझे आप ये बताइए कौन से आसन की वजह से 4 लोगों ने मालिश किया आपकी? नहीं, एक पैर को ऐसा करके, कुछ ऐसा करके पूरा कमर घुमाना पड़ता है, तो उन सब चीज़ों के लिए मतलब इतना घुमाना तो नहीं होता। हमारे टूरिज्म विभाग के साथ मैं कर रहा था, तो पतले लोगों के लिए बहुत आसान है अपना, पतले लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है योगा करना, मोटा लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है, मगर कोशिश पूरा किया। एक आसन बहुत अच्छा है, ऐसा करके सोना और सब कुछ छोड़ना। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप मुझे एक बात बताइए, कोई आसन आप यहाँ पे करके दिखाएंगे, हम वो क्लिप भेजेंगे अक्षय कुमार को। वो बाद में करूंगा मेरे को। कोई भी ट्राई करके बताएं, बस हाथ ही उठा दीजिए। नहीं, हाथ ऐसा नहीं, एक ऐसा करके आसन ऐसा करते हैं, ऐसा करके देखो, बढ़िया से। टिप्पणी दी आइए, ये आपका ये आसन टीचर, जोरदार तालियां हो चाहिए आपका भाई। ओहो, कोई बात नहीं, इस आसन जोरदार ताली आई। मैं एक आसन बताना चाहूंगी जो शायद आपने नहीं देखा। समोसे और शवासन का आपने जिक्र किया था, क्या इतने समोसे खा लिए थे कि उसके बाद अच्छे से नींद आ रही थी? नहीं, उस दिन इसके बाद समोसा खाया था। इसीलिए आपने समोसा इसके और बाद- शवासन साथ साथ लिखा था। यस। सब ओके। अंजलि, अब टी मैन जी से एक सवाल है, अब तो एक नया नाम भी हम लोग जान गए हैं, टी मैन है आप। सोशल मीडिया पर आप बहुत एक्टिव रहते हैं, कई पोस्ट तो निशांत जी ने दिखा भी दी है हमें। अब जरा ये बताइए, जो सोशल मीडिया पर आप पोस्ट करते हैं, या आप खुद करते हैं या इसकी जिम्मेदारी किसी और को दे रखी है आप? हमारी एक दोस्त है, अच्छा, और हम लोग कल की पोस्ट यूजुअली हम लोग शाम को डिसाइड करते हैं, रात को, और कुछ भी कंटिन्यूस पोस्ट करना है तो हम लोग एक दूसरों को कुछ समय देते हैं। हम लोग का एक ग्रुप है, उसमें हम भी अपने रायों को रखते हैं, टिप्पणियों को रखते हैं, और वो लड़का और ये बहुत जो बढ़िया, सेंस ऑफ ह्यूमर वाला पोस्ट है या रीट्वीट है, ये तो आप ही करते होंगे। ऑब्वियसली उस पर्सनालिटी के साथ चलते हैं, तो उन चीज़ों को हम रखने सब आप मुझे एक चीज बताइएगा, एक पोस्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं और आप मुझे बताइएगा कि ये शायद आप ही ने पोस्ट किया है या आपकी टीम ने किया है। जरा दिखाइए इसको। ये यहां पर पोस्ट में आपने लिखा है, जिंदगी में हरदम हंसना जरूरी है, वैसे तो मैं बड़ा सख्त आदमी हूं लेकिन यहां मैं पिघल गया। आप 5 लड़कियों के साथ खड़े हैं। जब हमारी इतना बहन लोग जबरदस्ती फोटो खींचने आ गया, नहीं पिघलेगा क्या? यहां पे तो नहीं पिघले ना? वो बाद में बात करेंगे। चलिए, एक प्यार का जिक्र आपने किया, आगरा की बात आई तो प्रेम करने के अधिकार की बात भी आपने कही, सबको है। शादी की चर्चा भी होती है, आपकी नॉलेज के जरिए, उस सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को नागालैंड के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है। एक सुकून का आप हमेशा जिक्र करते हैं, उस सुकून में प्यार के लिए, प्रेम के लिए टाइम नहीं मिल रहा, या ये कहूँ कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं से इतनी मेहनत करवाती है कि समय ही नहीं मिलता, क्योंकि शादी की चर्चा आपकी बहुत होती है। ये सब बात आपके चैनल में मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को देखिए, बहुत लोग शादीशुदा नहीं है, और हमारे गुरुजी से लेके आए बहुत लोग हैं वैसा, और हमारे ख्याल से शादीशुदा जो लोग हैं वो लोग बुरा ना माने, मगर सुकून शादी नहीं करने में ही होता है। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूं। राहुल गांधी ने भी बोल दिया कि जैसे ही उन्हें मन मुताबिक लड़की मिलेगी वो शादी कर लेंगे। लालू यादव ने भी राहुल को जल्दी शादी करने की सलाह दी है। आप तो इससे एकदम ही हटते जा रहे हैं, क्या मामला है? नहीं नहीं, हमारे ख्याल से लालू जी सही टिप्पणी राहुल जी को दिया, वो कर लेना चाहिए। हमसे उम्र में बड़ा है, वो करेंगे तब सलमान खान करेंगे, सलमान खान करेंगे तो हमारे एक मंत्री है नागालैंड में पाइवांग जी, वो करेंगे। अगर वो तीनों कर लिया तो मैं भी क्या मालूम कर लूँ, तो थोड़ा एक एक करके फटाफट कर लेना चाहिए। आपने अपने तहत अपने हिसाब से सभी की वजह से जिम्मेदारियां तय कर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन बने रहिए। अब एक रैपिड फायर राउंड है। मैं आपको यहां पर 2 तस्वीरें दिखाऊंगा, आपकी पर्सनल चॉइस है, आपको एक पिक करना है, और मैं चाहूंगा ये ऑडियंस जरा जोरदार उस वक्त तालियां बजाए। पार्टी की चॉइस नहीं है, ये मैं आपका पर्सनल चॉइस पूछूंगा। अब जरा प्ले ऑन करिए। हमारा पहला सवाल क्या है, और हमारी पहली 2 तस्वीरें जो हैं वो दिखाइए। ये 2 की 3 भी हो सकती हैं। बेहतर मुख्यमंत्री कौन, योगी आदित्यनाथ जी या हेमंता बिस्वा शर्मा जी? सबों को लेके चलने के लिए पूर्वोत्तर में हेमंता बिस्वा शर्मा जी। ओके, अब दूसरा सवाल, प्ले ऑन करिए इसको जरा। यहां पर बेहतर कलाकार कौन, शाहरुख खान या अक्षय कुमार? अक्षय कुमार। ओके, अब मेरा अगला सवाल, जरा प्ले ऑन करिए।
अगला सवाल यह है, देश की दीदी नंबर 1 कौन है? दीदी नंबर 1 तो ममता जी ही है। ओके, अगला सवाल प्ले ऑन करिए। अगला सवाल जो है हमारा, 2024 में बीजेपी का मुकाबला किससे है? राहुल गांधी जी से है, ममता बनर्जी जी से है, या फिर अरविंद केजरीवाल जी से है? इन तीनों में से किसी से नहीं है। मेरा अगला सवाल देखिएगा जरा, असली सुपर हीरो कौन है? मफलर मैन रिटर्न्स या टी मैन? टी मैन रिटर्न्स। टी मैन, ओह, टी मैन रिटर्न्स। अब मैं आपसे जरा कुछ पॉलिटिकल सवाल पूछना चाहूंगा। अभी तक हमारी जो बातचीत हुई, एक सवाल पूछा जाता है कि क्या बीजेपी सिर्फ हिंदुओं की पार्टी? आपको कैसा लगता है? बीजेपी हिंदुओं का पार्टी ही नहीं है। बीजेपी इस देश का पार्टी है, एक नेशनलिस्ट नेशनल पार्टी है। लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा जी, मैंने उनका खुद इंटरव्यू किया, हमारी पूरी टीम गई, उन्होंने कहा देश में तमाम मदरसे बंद होना चाहिए। लव जिहाद की अक्सर बातें उठाते हैं बीजेपी के नेता, धर्म परिवर्तन जैसे मुद्दे उठाए जाते हैं। क्या वो सिर्फ हिंदू वोट बैंक के ऊपर ही फोकस नहीं करते हैं? हमारे ख्याल से वो हमारे जो बड़ा हेमंता जी, उस विषय को हम सबों को समझने के लिए सिर्फ उस रूप से नहीं देखना चाहिए। जो हो रहा है उस मदरसों में, जो हो रहा है वो बहुत स्थानों में गलत हो रहा है। तो इसलिए हमारे ख्याल से एक देशभक्त नेता होने के कारण उनको इन चीज़ों का टिप्पणी देना पड़ता है। नहीं होने से ये नहीं है कि भाजपा किसी धर्म के खिलाफ है या वो सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करेंगे, ऐसा नहीं है। मैं भी तो ईसाई हूँ और भाजपा हमारे लिए भी तो है। विपक्ष हर मंच से ये बात कहता आ रहा है कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जाती है। जो अहम मुद्दे हैं उन पर कभी बात नहीं होती है, चाहे वो बेरोजगारी का हो, महंगाई का हो, बिजली का हो, पानी का। इन मुद्दों पर बात क्यों नहीं होती? ये विपक्ष के आरोप होते हैं, महंगाई का, बेरोजगारी का, बिजली का या पानी का। इन विषयों में बात होता है और इन विषयों के बारे में हमारी सरकार कहीं भी हो, सब चीज़ों को सही तरीका से ले चलने के लिए कोशिश करते हैं। विपक्ष हमेशा कहते हैं महंगाई बढ़ गया, ये बढ़ गया, अभी टमाटर का कीमत बढ़ गया, प्याज का कीमत बढ़ गया, तेल का कीमत बढ़ गया, ये बात करते हैं। मगर ये भी देखना चाहिए कि इस देश में पैसे भी कितना आ गया। अगर आज आप बुरा मत मानिए, मैं सब चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा राजनीतिक तौर से, मगर अगर आज आप 2000 का मोबाइल फ़ोन नहीं खरीदते, आप आज कम से कम 20,000 का मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं। एक आम आदमी, आप 20,000 का मोबाइल फ़ोन खरीदने का जेब में पैसे भी तो आ गया ना। आज से जिस समय टमाटर का किलो में 2 रुपया 3 रुपया था, उस समय में अलग बात थी। इकोनॉमी भी तो बढ़ा है, इस देश की इकोनॉमी भी तो बढ़ा है। इस देश के लोगों के पास पैसा है अभी, चाहे वो डिजिटली हो या इन द मार्केट हो, पैसा है। अब मैं आपके सामने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट लेके आ रहा हूं। ये रैपिड फायर राउंड है, लेकिन आपको जवाब यस और नो में देना है। ये प्ले कार्ड आपके बगल में है। इस रैपिड फायर में मैं आपसे सवाल पूछूंगा, उसके आपको जवाब देने हैं। क्या आप लोग तैयार हैं रैपिड फायर के लिए? अब यस सुनाई दे रहा है मुझे, जरा जोरदार तालियां हो जाए। रैपिड फायर का पहला सवाल आ रहा है, प्ले ऑन करिए। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाया जाना सही था, यस या नो? नागालैंड में धारा 371A जारी रहनी चाहिए, लेकिन कश्मीर में हटाना ठीक है, नागालैंड में जारी रहना चाहिए। तेमचंद जी, कश्मीर का उसका दुरुपयोग था। ओके, 371 नागालैंड का सदुपयोग है, नागा समूह को बढ़ाने के लिए, उसको वंचित स्थिति से आगे बढ़ाने के लिए अच्छे काम कर रहे हैं। ठीक ठीक, ओके। अगला सवाल प्ले ऑन करिए जरा। महंगाई रोजगार देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, यस या नो सर? नो। पूरे देश में बीफ बैन होना चाहिए, यस या नो? पूरे देश में बीफ बैन होना चाहिए, गौमांस। पास। ओके, पास। जोरदार तालियां, आपने हमें कई सारे सवालों के जवाब दिए। तेमचंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए समय निकाला, आप हमारे साथ आए यहां पर। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच। जोरदार तालियां हो जाए।
इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, क्रीमिया ब्रिज पर तीसरी